ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। आज आपका विषय है विश्व अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का प्रभाव। बहुत ही रुचिकर विषय है और बहुत ही प्रासंगिक है कि किस तरह से वैश्वीकरण विश्व अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। थोड़ा बहुत आप सब लोग इस विषय के बारे में जानते होंगे। जिनको करंट अफेयर्स में रुचि है, जिनको अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने में दिलचस्पी है, वो इसके पक्ष विपक्ष, इसके समर्थन और इसके असमर्थन में दिए जाने वाले तर्क प्रायः सुनते होंगे विभिन्न चैनलों पर। आज की इस व्याख्यान का उद्देश्य आपको वैश्वीकरण की संकल्पना से परिचित कराना है कि आप यह समझ सकें कि यह वैश्वीकरण की संकल्पना क्या है और विश्व की अर्थव्यवस्था को यह किस तरह से प्रभावित कर रही है। हम तटस्थ होकर के तटस्थ भाव से एक शोधकर्ता की तरह से इस विषय का अध्ययन करेंगे। देखिए, वैश्वीकरण, कॉल सेंटर आप लोगों ने नाम सुना होगा, मल्टीनेशनल कंपनीज आप लोगों ने नाम सुना होगा। आप लोगों के आसपास के जो आप लोगों के बड़े भाई होंगे या पड़ोसी होंगे, वो नोएडा या बेंगलोर की किसी बड़ी कंपनी में काम करते होंगे। कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर होगा, कोई कॉल सेंटर में होगा। मैं आपको अपने करीबियों का उदाहरण देकर के बताता हूं। मेरे बहुत करीबी एक मल्टीनेशनल कंपनी में, जिसे कि आप बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, विदेशी, उसमें काम करते हैं यहाँ की शाखा में। उनको जो काम मिलता है वो अमेरिका में मिलता है। अमेरिका से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से वो बात करते हैं, उनकी भाषा में बात करते हैं, उनके समय पे बात करते हैं। समय का भी डिफरेंस है, याद रखिएगा। इसके साथ साथ कुछ लोग हैं जो कॉल सेंटर में काम करते हैं। कॉल सेंटर को काम करने के लिए वो 12 बजे के बाद अपने घर से जाते हैं और हजारों किलोमीटर दूर बैठे अपने ग्राहकों से बात करते हैं। इसके लिए वो उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो कि उनकी भाषा नहीं है। वो ग्राहकों से ग्राहकों की भाषा में बात करते हैं। उनके जो वर्किंग आवर्स हैं या कार्य की अवधि है, वो भी उस देश के मुताबिक है जिस देश के ग्राहकों को वो सेवा प्रदान कर रहे हैं। और उनकी छुट्टियां भी भारतीय कैलेंडर के मुताबिक ना होकर के उसी विदेशी कंपनी के कैलेंडर के मुताबिक है। उनकी दिनचर्या भी उसी हिसाब से, भारत में रहते हुए वो उसी विदेशी दिनचर्या को अपनाने के लिए बाध्य हैं। ये वैश्वीकरण का एक उदाहरण है जिसने रोजगार दिया। आज आपका जन्मदिन है। आपके पिताजी कहते हैं
चलो तुमको कुछ खरीद दें। आप बाजार जाते हैं, आपको जापानी कंपनी होंडा की मोटरसाइकिल पसंद आती है। आप भारत में रहते हैं और आप जापानी मोटरसाइकिल होंडा को खरीद लेते हैं। या आपकी छोटी बहन का जन्मदिन है, आप उसके जन्मदिन के लिए कुछ खरीदना चाहते हैं, आप जाते हैं एक बारबी डॉल खरीदते हैं, वो मेड इन यूएसए है, अमेरिका की बनी हुई है। अब आप भारत में रह के भी जापान की बनी हुई और अमेरिका की बनी हुई वस्तुएं खरीद सकते हैं। ये इसका दूसरा आयाम है। तीसरा, आपके गांव में बहुत सारी लड़कियां होंगी जो पढ़ती, जिनकी पहले की पीढ़ियां पढ़ी हुई नहीं होंगी, वो अपने घर में पहली बार पढ़ रही होंगी, पहली बार कॉलेज जा रही होंगी, और कॉलेज जाने के बाद में वो किसी दूसरे शहर में घर से दूर नौकरी करने का ख्वाब देख रही होंगी, नौकरी करती भी होंगी, और उस नौकरी में वो नाइट ड्यूटी भी करती होंगी। ये तीसरा। देख रहे हैं आप, ये क्या है? ये सब कुछ वैश्वीकरण, कुछ वैश्वीकरण के प्रभाव। अभी आप इस दृश्य को देखते जाइए, देखते जाइए, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो तीनों उदाहरण हैं, ये तीनों उदाहरण किस पहलू को दिखा रहे हैं? वैश्वीकरण के पहलू को दिखा रहे हैं। पहले उदाहरण में सेवाओं का वैश्वीकरण है, दूसरे उदाहरण में वस्तुओं का वैश्वीकरण है, तीसरे उदाहरण में जो जीवन के मूल्य हैं उनमें आप वैश्वीकरण के प्रभाव को देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप कभी कभी अखबार में पढ़ते होंगे कि भारत की कंपनी ने यूरोप की एक कंपनी को खरीद लिया। आप अखबार में यह भी पढ़ते होंगे कि अनेक खुदरा दुकानदारों को यह भय है कि अंतरराष्ट्रीय कंपनी के आ जाने से जो उनकी रोजी रोटी है वो खत्म हो जाएंगी। आप ये भी सुनते होंगे कि बंबई के फिल्म निर्माता ने हॉलीवुड की फिल्म की कहानी उठा करके अपनी फिल्म बना ली। आप ये भी सुनते होंगे कि किस तरह से हमारे देश में पश्चिमी परिधानों का बढ़ रहा है। तो ये सारे, एक तरफ वैश्वीकरण की आप सकारात्मकता देख रहे हैं कि रोजगार मिल रहा है, वस्तुएं मिल रही हैं, जीवन मूल्य परिवर्तित हो रहे हैं, ऊंचाइयों की ओर जा रहे हैं। जो शिक्षित नहीं थे, जो अशिक्षित थे वो शिक्षित हो रहे हैं, जो शिक्षित नहीं थे वो शिक्षित हो रहे हैं। और दूसरी तरफ ये नकारात्मकता है। तो ये जो वैश्वीकरण है, ये वैश्वीकरण है क्या? देखिए, वैश्वीकरण वास्तव में आप समझ सकते हैं कि वैश्वीकरण एक प्रवाह है। किस चीज का प्रवाह है? विचारों का एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचना, पूंजी का एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचना, विश्व के, ठीक है, विचारों का विश्व के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक बिना किसी बाधा के पहुंचना, वैश्वीकरण। टेक्नोलॉजी का विश्व के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक बिना बाधा के पहुंचना, वैश्वीकरण। बहुत सारे आईटी डेवलपर्स हैं, अमेरिका में बैठे रहते हैं और इंडिया के जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं उनसे ऐप बनवाते हैं, ठीक, क्योंकि वहां पे बनवाना अपेक्षाकृत, जैसे कि हमने थ्योरीज में पढ़ा था, अपेक्षाकृत महंगा है। बनवा वहां भी सकते हैं लेकिन वहां महंगा है, यहां सस्ता है। तो हम बता रहे थे कि वैश्वीकरण क्या हुआ? एक प्रवाह हुआ। किस चीज का प्रवाह हुआ? विश्व में विचारों का प्रवाह हुआ बिना किसी बाधा के, वस्तुओं का प्रवाह हुआ बिना किसी बाधा के, पूंजी का प्रवाह हुआ बिना किसी बाधा के, रोजगार का प्रवाह हुआ बिना किसी बाधा के। अब जब दो विभिन्न प्रकार के लोग या विभिन्न स्वभाव के प्रदेश आपस में संपर्क में आएंगे
तो दोनों एक दूसरे पे प्रभाव डालते हैं। जब आप किसी व्यक्ति के साथ अगर रहने लगते हैं तो उस व्यक्ति पे आपका और आपका उस व्यक्ति पे प्रभाव पड़ता है। तो ठीक इसी तरीके से इस वैश्वीकरण के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव पड़ते हैं। अभी वैश्वीकरण जो जिसे कि आप समझ रहे थे, तो इस वैश्वीकरण को समझने के लिए आपको कुछ परिभाषाओं को जानना अत्यंत आवश्यक है। ये जो वैश्वीकरण का यह जो शाब्दिक अर्थ है वो स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पे रूपांतरण की प्रक्रिया से संबंधित है। भिन्न भिन्न विद्वान वैश्वीकरण को विभिन्न रूपों में परिभाषित करते हैं, लेकिन आप यह समझिए कि सीमाओं के पार, हर देश की अपनी सीमा है, सीमाओं के पार विनिमय पर, विनिमय अदला बदली वस्तुओं की, सेवाओं की, ठीक है, विनिमय पर राज्य प्रतिबंधों का ह्रास या विलोपन है। राज्य के द्वारा जिस देश की जो सीमा है उसने वस्तुओं के विनिमय पर जो वो प्रतिबंध लगाता है, ठीक है, वो प्रतिबंध उसने खत्म कर दिया है। इसके परिणाम स्वरूप उत्पादन और विनिमय का तीव्र, एकीकृत और जटिल विश्व स्तरीय तंत्र विकसित हुआ। तो इसका प्रभाव क्या हुआ? आप एक शब्द सुनते होंगे, लोकल टू ग्लोबल, स्थानीय से विश्व तक, ग्लोबल विलेज, ठीक है। ये पूरे विश्व को मतलब कि एक एकीकृत रूप में समझना कि आप हर जगह अपना व्यापार करने के लिए या अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए स्वतंत्र हो, ठीक है। तो वैश्वीकरण इस उदारीकरण की तरफ हमें लेकर के जाता है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वैश्वीकरण मुख्यतः व्यापार के अंतरराष्ट्रीयकरण से संबंधित है, जिसके अंतर्गत विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा विकसित करने के उद्देश्य से व्यापार और व्यापारिक नीतियों के प्रति विश्व स्तरीय दृष्टिकोण अपनाया जाता है। आप लोगों, ये जो हम लोगों की जो एक विचारधारा रही है ना, वसुधैव कुटुंबकम, तो ये पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। तो इस वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी ये कह लें आधुनिक अवधारणा है, उसको हम वैश्विक ग्राम या ग्लोबल विलेज के रूप में भी समझ सकते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने आदिकाल में कहा था कि वसुधैव कुटुंबकम, कि सभी ये जो पूरी वसुधा है, ये पूरी पृथ्वी है, हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से हम वर्तमान समय में वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में वैश्विक ग्राम शब्द का प्रयोग करते रहे हैं। ये जो वैश्वीकरण की यह जो संकल्पना है, इस संकल्पना ने हमारे बाजार को विशेष रूप से प्रभावित किया। बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था देखी गई, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का योगदान देखा गया, सूचना क्रांति का विशेष रूप से सूचना और प्रौद्योगिकी का विशेष रूप से विस्तार देखा गया। आप लोगों को यह समझना होगा कि यह जो विश्व है, इसमें विश्व के सभी देशों की आय एक समान नहीं है, संसाधन एक समान नहीं है। कुछ उच्च आय वाले देश हैं और कुछ मध्यम और कुछ निम्न, जैसा कि कल आप लोगों को इनके व्यापार को समझाया जा रहा था। तो अब ये जो विकासशील देश हैं, विकासशील देशों को अपने देश में विकास कार्य करने के लिए अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। ये पूंजी उन्हें ऋण द्वारा प्राप्त हो सकती है, किसी देश से आर्थिक सहायता द्वारा प्राप्त हो सकती है, या व्यापार द्वारा प्राप्त हो सकती है। तो व्यापार द्वारा प्राप्त पूंजी को इन सब में एक बेहतर विकल्प माना जाता है। क्यों बेहतर विकल्प माना जाता है? क्योंकि ऋण या आर्थिक सहायता देने वाले देश कभी कभी ऐसी शर्तें लगाते हैं जिससे विकासशील देशों को
प्रायः हानि उठानी पड़ती है। यानी कि ये शर्तें उनके हो सकता है कि राजनीति को प्रभावित करती हों, हो सकता है कि उनकी संप्रभुता को प्रभावित करती हों। इस तरीके के विभिन्न प्रकार के उनके अस्तित्व के भी कभी कभी खतरे उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए देशों का प्रयास यह रहता है कि व्यापार द्वारा पूंजियां प्राप्त की जाएं। इसके लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक बेहतर विकल्प हैं, जो कि आपके देशों में अपने पूंजी का निवेश करती हैं और अपने उत्पादों का, जो वो अपना प्रोडक्शन है, उसका स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करते हैं। इससे विकासशील देश को पूंजी प्राप्त हो जाती है, देश विकास के पथ पर आगे बढ़ने लगता है और विदेशी ऋण या आर्थिक सहायता की उसे किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस दृष्टिकोण को अगर आप देखें तो विकासशील देश इस दृष्टिकोण से वैश्वीकरण के पक्षधर रहे हैं और हम प्रायः उसे स्वीकारते भी रहे हैं। लेकिन वैश्वीकरण को समझने, जैसे कि मैंने बताया कि प्रत्येक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ पक्ष में होते हैं और कुछ विपक्ष में होते हैं। जैसे कि प्रथम उदाहरण आप लोगों ने सुना कि उसने रोजगार का निर्माण किया देश में। उसके बाद में हमारे रोजगार के निर्माण के साथ साथ हमें अच्छी उच्च गुणवत्ता की वस्तुएं हमें प्राप्त हुई। उच्च गुणवत्ता की वस्तुएं साथ प्राप्त होने के साथ साथ जो हमारी जीवन शैली थी उसमें भी प्रभाव पड़ा। लेकिन उसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि कुछ लोगों ने कहा कि इससे हमारी रोजी रोटी, यानी कि जो जब इंटरनेशनल कंपनियां आ जाएंगी, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां आ जाएंगी हमारे बाजार में, तो जो हमारे देश के जो खुदरा व्यापारी हैं उनकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस पहलू पर भी गौर करना है कि मतलब ये जो पहलू है यह भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से ये जो वैश्वीकरण है, ये वैश्वीकरण इस नजरिए से देश को नुकसान भी पहुंचा सकता है। दूसरी बात ये देखनी है कि ये जो इसको हम नव उपनिवेशवाद के रूप में भी जानते हैं, वैश्वीकरण को। तो नव उपनिवेशवाद जिसका आशय है कि हमें किसी भी तरह से प्रत्यक्ष रूप से इनकी राजनीतिक शक्ति, इनके अधिकारी तंत्र के द्वारा नियंत्रित नहीं होना है। एक ये भी खतरा बहुत बड़ा मंडराया करता है कि नव उपनिवेशवाद को समझिए कि नव उपनिवेशवाद का आशय पुरानी पूंजीवादी उपनिवेशी शक्तियों के द्वारा वर्तमान काल में नए रूप में पुनः उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया से है। तो यह एक बहुत बड़ा जोखिम है। इस प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से जो राजनीतिक शक्ति और आधिकारिक तंत्र के नियंत्रण का स्थान अप्रत्यक्ष रूप से अर्थतंत्र तथा प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित होने वाले उपनिवेश ले लेते हैं। तो इस उपनिवेशवाद जो इस प्रकार के राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रभुत्व जो जमाने की कोशिश करते हैं, उनसे हम अपने आप को सुरक्षित रखने की भी आवश्यकता होती है। इस वैश्वीकरण की यह जो विचारधारा है, वैश्वीकरण की इस विचारधारा के अंतर्गत जो भारत है, भारत का भी कुछ प्रमुख पक्ष है कि भारत अपने राजकोषीय घाटे को कम करना चाहता है, घरेलू आर्थिक नीतियों को बाजार के अनुकूल लागू करना और आर्थिक उदारीकरण को भी आर्थिक उदारीकरण को भी विकसित करना चाहता है। और इस वैश्वीकरण का विभिन्न रूप से भारत पे प्रभाव भी पड़ा है कि वैश्वीकरण के प्रभाव से आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई जा रही है, जिसमें कि बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना पूंजी निवेश कर रही हैं, अपनी टेक्नोलॉजी एक्सचेंज कर रही हैं, उत्पादों का विपणन का अधिकार दिया जा रहा है। इससे विदेशी जो पूंजी है वो हमारे पास प्राप्त हो रही है। लेकिन
हमें यह भी ध्यान में विशेष रूप से रखना है कि इस वैश्वीकरण के हम निवेश से हमारा जो दूसरा एक तबका है जिसे कि हम जो कि खुदरा या अन्य इस तरह से असंगठित क्षेत्र है, उसके लाभ या उसको किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। दूसरा चीज है कि वैश्वीकरण से एक और बाजार उपभोक्ता वस्तुओं, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से, भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं से आप देख रहे होंगे कि बाजारों में आपको विभिन्न प्रकार की वस्तुएं मिलेंगी एक ही चीज के। जैसे कि आप देखेंगे कि अब इधर जो क्रेज चला है एडिडास के जूते, पूमा के जूते, नाइक के जूते और ये सारे ब्रांड्स जो आप देख रहे हैं, विभिन्न प्रकार के आप ब्रांड्स देख रहे हैं। ये क्या है? ये एक तरीके का ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है कि आप एक ही जो देश है यहाँ पे विभिन्न देशों की कंपनियां आ रही हैं, विभिन्न देशों की कंपनियां अपने उत्पादों को बेचने की कोशिश कर रही हैं। जो और देश की जो सस्ती श्रम शक्तियों का, जो हमारी श्रम शक्तियां हैं, विदेशी कंपनी हमारी श्रम शक्ति का इस्तेमाल कर रही हैं, सस्ते दामों पे कर रही हैं क्योंकि यहाँ पे श्रम शक्ति सस्ती है। तो इस प्रकार से जो हमारे देश के प्राकृतिक संसाधन हैं, वो हमारे देश के धीमे धीमे ये जो प्राकृतिक संसाधन है ये घटने लगेंगे। और प्राकृतिक संसाधन यानी कि ये सारे रिसोर्सेज, चाहे श्रम हो या कोई और चीज हो जिससे कि वो प्रोडक्शन कर रहे हो, वो संसाधन तो हमारा प्रयोग कर रहे हैं और उस संसाधन के प्रयोग से प्रदूषण भी हो रहा है। जो भी वो प्रदूषण हमारे हिस्से में आ रहा है और साथ ही साथ जो प्राकृतिक संसाधन है वो भी घटते जा रहे हैं और जो लाभ हो रहा है वो लाभ उन देशों को हो रहा है जहां की वे कंपनियां हैं। तो संसाधनों के संदर्भ में एक देश इस प्रकार से अभावग्रस्त भी बन सकता है। दूसरा यह है कि आर्थिक उदारीकरण के फलस्वरूप देश में जो विदेशी निवेश और औद्योगिक संस्थानों के विकास से रोजगार के अवसर बढ़ने का अनुमान लगाए गए हैं। ठीक है, लेकिन कि उच्च तकनीकों पे आधारित उद्योगों की स्थापना से रोजगार की अवसरों में लेकिन देखा गया कि कमी आई है और बेरोजगारी पहले से भी अधिक होती जा रही है। अनुमान ये था कि हमारे यहाँ जब विभिन्न प्रकार की कंपनियां आएंगी तो हमारे यहाँ रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, लेकिन जब ये कंपनियां आई तो ये कंपनियां अपने साथ में अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर के आई, उच्च तरीके की तकनीकें लेकर के आई। तो जो अनुमान था कि हमारे यहाँ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, तो जब हमने उच्च तकनीकों पर आधारित उद्योगों की स्थापना करी तो जो रोजगार के अवसर थे वो पहले के मुकाबले कम हो गए और बेरोजगारी भी पहले के मुकाबले अधिक होती जा रही है। ऐसा कहना है एच.डी. मौर्य वैश्वीकरण पे भारत के प्रभाव को व्यक्त करते हुए यह कथन कह रहे हैं। और साथ ही साथ हमें जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण को एक संतुलित रूप में अपनाना होगा क्योंकि आज यह जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण हमारी यह देखा जाए कि वैश्वीकरण जो हमारी, जिसे आप कह सकते हैं कि हमारे विकास के लिए आवश्यक है क्योंकि प्रत्येक देश को अच्छे तरह से व्यापार की आवश्यकता पड़ती है कि वह मुक्त रूप से व्यापार कर सके। लेकिन साथ ही साथ हमें वैश्वीकरण के परिणामों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि वैश्वीकरण के परिणामों को सोचते हुए हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि समान नीति अगर हम अपना लेंगे तो उसके परिणाम क्या क्या होंगे। और आर्थिक वैश्वीकरण के कारण विश्व जो हमारा एक जनमत के द्वारा विभिन्न प्रकार के, देखिए इसमें पक्ष और विपक्ष विभिन्न प्रकार के मत हैं, हमें एक जनमत के द्वारा यह जानकारी ले लेनी चाहिए कि हमारे देश के लिए किस मात्रा में या किस क्वांटिटी में वैश्वीकरण उपयोगी है। क्योंकि वैश्वीकरण जब बहुत सारी कंपनियां जो वैश्वीकरण करेंगी, देखिए इसमें जो मुख्य रूप से खतरा बताया जाता रहा है वो ये बताया जाता रहा है कि हमारे यहाँ कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं जैसे कि शिक्षा और जैसे कि स्वास्थ्य। तो अब स्वास्थ्य को ले लीजिए, अगर स्वास्थ्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ गईं और स्वास्थ्य में जो इन्वेस्टमेंट सरकार द्वारा किया जा रहा है, अगर उतना इन्वेस्टमेंट सरकार द्वारा नहीं किया गया
तो जो स्वास्थ्य की सेवाएं होंगी, जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां करेंगी, तो अच्छा स्वास्थ्य जो हमारे देश के जो क्रीम लेयर है, जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग लोग हैं, सिर्फ उनको प्राप्त होगा, और जो गरीब हैं उनको बेहतर स्वास्थ्य नहीं प्राप्त हो पाएगा। इसी तरह से चाहे जो आप जहां अगर मतलब सरकार का एक भाव रहता है कि अगर सरकार के द्वारा कोई भी चीज की जाएगी तो सबके लिए समान रूप से की जाएगी। ये वैश्वीकरण में जब हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन चीजों की जिम्मेदारी दे देंगे, तो कुछ लोगों ने यह मत व्यक्त किया है कि सामाजिक न्याय नहीं हो पाएगा। तो हमें सामाजिक न्याय को मेंटेन रखते हुए, सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए इस वैश्वीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया और इस उदारीकरण को करना चाहिए, ताकि हमें आर्थिक रूप से नुकसान भी ना हो और हम विश्व की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान भी कर पाएं, और साथ ही साथ हम अपनी प्रगति भी कर पाएं। यानी कि हम अपने विकास का मार्ग भी प्रशस्त करें, हम अपने संसाधनों का दोहन भी ना होने दें, हम किसी भी प्रकार से अपनी संप्रभुता से समझौता भी ना करें, और हम किसी भी प्रकार से अपने यहाँ के रोजगार खत्म ना करें। हम किसी भी प्रकार से जो हमारे यहाँ पर जो सुविधाएं सबको समान रूप से मिल रही हैं, वो इसी तरीके से शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं सबको समान रूप से मिलती रहें। गरीब बहुत ज्यादा गरीब ना हो जाए, अमीर बहुत ज्यादा अमीर ना हो जाए, यानी कि दोनों के बीच की ये खाई बढ़ती ना चली जाए। हमें वैश्वीकरण में इन सारे मुद्दों पर ध्यान में रखते हुए अपनी विश्व व्यापार की नीतियों का निर्धारण करना चाहिए। मैं इस व्याख्यान को यहीं पे समाप्त करता हूं। जहां पे आपको कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, आप पूछ सकते हैं। अमृता, अविनाश, हिमांशु, मनीष, मिथिलेश कुमार, निशा कुमारी, प्रिंस कुमार, प्रियांशु कुमारी, आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल पुनः हम एक नवीन विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।